नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसारुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री गुरुनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिलवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। तीसरे अध्याय के सूत्रों का उच्चारण करें एक बार। रत्न सर्करा वालुका पंक धूमतमो महातमा प्रभा भूमियो घनांगु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीर्घ दुःखा संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः ते श्वेत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बू द्वीप लवणोदादयः सुगनामानो द्वीप समुद्राः द्विर विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभागिनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हे मार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंड्री पुंड्रीका हृदास्तेसा मुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विस्कम्भो हृदः 10 योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिसत्काः गंगा सिंधु द्रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादियो नद्यः। यहां तक कल अपन ने किया था। आज एक बार कल जो सूत्र अपन ने पढ़े थे उन सूत्रों का रिवीजन करेंगे। सूत्र नंबर अपन 7 से देखें, जहां से मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ है वहां से देख लें। मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जिसमें जम्बू द्वीप आदि द्वीप हैं और लवण समुद्र आदि समुद्र हैं। कितने द्वीप हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनका विस्तार कैसा है? दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और पूर्व पूर्व के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं और गोल आकृति वाले हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ऐसे 7 क्षेत्र पाए जाते हैं। इन 7 क्षेत्रों का विभाग हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन इन 6 पर्वतों के माध्यम से हुआ है। ये 6 पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। ये पर्वत कैसे हैं?
तो ये पर्वत क्रमशः जो हिम्मन पर्वत है वो स्वर्ण के समान है या स्वर्ण का है। दूसरा महाहिम्मन अर्जुन यानी चांदी का है। तीसरा निषद पर्वत तपनीय तपे हुए सोने का है। चौथा नील पर्वत वैडूर्य मणि या नीलमणि का है। फिर रुक्मी पर्वत चांदी का है और शिखरिन स्वर्ण का है। ये पर्वत कैसे हैं? तो इनके दोनों साइड्स, दोनों पार्श्व भाग विभिन्न प्रकार की मणियों से खचित हैं और ये पर्वत ऊपर, नीचे और मध्य में समान विस्तार वाले हैं। ठीक है। इन पर्वतों के ऊपर क्या है? तो इन पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम का तालाब है। इन तालाबों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो पहले तालाब की लंबाई बताई कि पहला तालाब 1000 योजन लंबा है, उसकी आधी अर्थात 500 योजन चौड़ा है और इसमें इसकी जो गहराई है वो 10 योजन की है। ठीक है। पहला जो तालाब है उसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन, गहराई 10 योजन की है और इसमें कमल है वो कमल 1 योजन का है। इसके आगे के तालाब कैसे हैं? तब अगला सूत्र लिखा कि तद द्विगुण द्विगुणा, इस तालाब और कमल की अपेक्षा से दुगना दुगना विस्तार करना है। तो पद्म तालाब की लंबाई चौड़ाई बताई। अब उसके बाद आगे महापद्म और तिगिंच, इनको क्रमशः डबल करेंगे तो पद्म तालाब की लंबाई 1000 योजन, तो महापद्म तालाब की लंबाई 2000 योजन, फिर तिगिंच तालाब की लंबाई 4000 योजन। इस प्रकार से लगाना है। ठीक है। पहले तालाब में कमल 1 योजन का है, तो दूसरे में 2 योजन का, तीसरे में 4 योजन का। ये कहां तक? विदेह क्षेत्र तक लगाएंगे। विदेह क्षेत्र के बाद पुनः घटते क्रम में आएगा। इन कमलों में कौन रहता है? तो बताया तत् निवासन, यहाँ इन कमलों में महल बने हुए हैं और उनमें देवियां निवास करती हैं। क्रमशः श्री देवी, हिरी देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। इन देवियों की आयु 1 पल्ले की है और ये सामान्य और पारिषद देवों के साथ निवास करती हैं। फिर अपन ने देखा था इनमें नदियां निकलती हैं। 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्रों में 14 नदियां निकलेंगी। प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदी निकलेंगी। तो गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला गुप्तकूला, रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां एक एक क्षेत्र में 2-2 करके बहेंगी। तो पहले कौन सी नदी कहाँ बहेगी? तो पूर्व की नदी जो है वो, पूर्व का मतलब पहली जो नदी है वो पूर्व दिशा की ओर जाएगी। गंगा सिंधु में पहली कौन सी? गंगा, तो ये पूर्व दिशा की ओर जाएगी। दूसरी कहाँ जाएगी? शेषास्तु तु अपरगा, शेषा यानी बची हुई जो दूसरी नदी है वो अपरगा, विपरीत दिशा में बहेगी, मतलब पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। अब अपन लोगों ने इनको ये समझा था, एक बार अपन अब चित्र के माध्यम से सभी लोग समझ गए। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखते चलें। देखें, ये अपन ने जम्बू द्वीप बनाया। इस जम्बू द्वीप में पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, तो पहले अपन यहां से ये कौन सा पर्वत हो गया? हिम्मन। आप लोग बोलते चले, हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। ठीक है। ये 6 पर्वतों के आने से 7 क्षेत्र बन गए। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, ऐरण्यवत, ऐरावत। अब इन पर्वतों पर तालाब बने हुए हैं। अपन यहां तालाब बनाएंगे। ये पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरी, पुंडरी। ठीक है। इस तरह से 6 तालाब बनाए। अब इन तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी है?
ये 1000 योजन लंबा है, ठीक है, तो ये 2000, ये 4000, ठीक है, फिर ये 4000, फिर 2000 और फिर 1000, ठीक। अब इसकी चौड़ाई देखें, इसकी चौड़ाई 500, इसकी 1000, इसकी 2000, फिर इसकी वापस 2000, ये 1000 और ये 500। इसकी गहराई कितनी है पहले की? 10 योजन की। ये 10 योजन गहरा है, तो ये 20 योजन गहरा, ये 40 योजन गहरा, फिर ये 40 योजन, 20 योजन, 10 योजन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अपन देखें इनमें नदियां कैसे निकलेंगी। तो नदियों में हमने बताया कि 6 तालाबों से 14 नदियां निकलनी है। तो पहले तालाब से 3 नदी और अंतिम तालाब से 3 नदियां निकलेंगी। पहले पद्म तालाब से 3 नदियां निकालेंगे। तो एक तो निकलती है, देखें अब ये जो तालाब बना है इसकी भी 4 दिशाएं लगाएंगी। ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो इसकी जो 3 नदियां निकलेंगी, एक निकलेगी ये पूर्व दिशा से, पूर्व तोरण द्वार, उसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये तोरण द्वार से आएगी और ऐसे होकर के ये पूर्व दिशा को निकल जाएगी। फिर पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा के तोरण द्वार से आएगी और इस तरह से लवण समुद्र में चली गई। तीसरी नदी उत्तर तोरण द्वार से निकलती है, उत्तर दिशा की ओर से। तो यहाँ बीच से इधर से निकलेगी और ये इस तरह से इधर आ गई, ठीक है। अब जब उत्तर तोरण द्वार से निकली और इस हेमवत क्षेत्र के पश्चिम की ओर जाती है, तो पश्चिम की ओर जाएगी तो कौन सी नदी कहलाएगी? रोहितास्या, ठीक है। तो ये हो गई गंगा, ठीक, ये हो गई सिंधु और ये हो गई रोहितास्या, ठीक है। अब ऊपर से फिर से नदी निकालें। अब हर तालाब से एक एक नदी निकलेगी। तो इस क्षेत्र में अभी एक ही नदी निकली है, अब एक नदी और निकलेगी। तो इस तालाब से जो निकलेगी, अब ये दक्षिण दरवाजे से निकलेगी और इस तरफ की पूर्व दिशा की ओर चली गई। दूसरी यहाँ उत्तर दरवाजे से निकलेगी, तो अगले क्षेत्र, इस क्षेत्र में आ गई। तो अब जो ये जो नदी निकल रही है, एक तालाब से 2 नदी, वो दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब गंगा सिंधु जैसा जोड़ा नहीं है। जब तालाब से निकलेंगी ये, तो एक नीचे के क्षेत्र में जा रही है, एक ऊपर के क्षेत्र में जा रही है। तो नीचे के क्षेत्र में जो जा रही है ये रोहित है और ऊपर के क्षेत्र में जा रही है ये हरिकांता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि महापद्म तालाब से कौन सी नदी निकलेगी, तो महापद्म तालाब से एक नदी रोहित निकलेगी जो हेमवत क्षेत्र में जाएगी, एक हरिकांता निकलेगी जो हरि क्षेत्र में जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से अब ऊपर से त्रिविंच तालाब से एक नदी निकली ये हरित और एक नदी निकलेगी ये सीतोदा। यहां बीच में अपना ये सुमेरु पर्वत है। देखें जैसा इधर सुमेरु पर्वत है विदय क्षेत्र में, ऐसा ही शेष 4 क्षेत्रों में यहां पर एक एक पर्वत है। इसको बोलते हैं नाभिगिरी। इसको क्या बोलते हैं? नाभिगिरी। तो ये जो नदियां निकलेंगी इस नाभिगिरी को घेर करके निकलेंगी, ठीक है। तो जैसे ये नाभिगिरी से इधर से घेर करके इस तरफ आ गई, वो उस तरफ चली गई, ठीक। अब ऊपर से केसरी तालाब जो है, यहां से एक नदी निकली, वो ऐसी आई और यहां से ये चली गई। फिर ऊपर से अब देखिए ये केसरी तालाब से एक और नदी निकलेगी, वो कौन सी होगी? नरकांता, ठीक है। ये सीता सीतोदा, नारी नरकांता, तो नरकांता। अब नारी नदी इधर से निकलेगी पुंडरीक, महापुंडरीक से एक नदी निकली नारी और दूसरी नदी निकलेगी रूप्यकुला, ठीक है। अब देखें, अब ये जो अंतिम तालाब आ गया पुंडरीक तालाब, इस पुंडरीक तालाब से 3 नदियां निकलेंगी। तो एक निकलेगी ये दक्षिण तोरण द्वार से जो कि होगी सुवर्णकुला, ठीक है। और एक नदी निकलेगी यहां से रक्ता और एक निकलेगी ये रक्तोदा, ठीक है।
कल एक प्रश्न आया था कि नदियों को कैसे निकालना है, फिर से समझा दें। तो ये आज अपन ने फिर से समझ लिया कि दो दो नदियां निकालनी है एक एक क्षेत्र में, और तालाबों से निकालेंगे तो पहले तालाब से और अंतिम तालाब से 3-3 नदी, बीच के तालाबों से 2-2 नदी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना नक्शा बन जाएगा। अब यहां अपन ने और एक और सूत्र देखा था कि ये जो नदियां हैं ये मुख्य नदी है। इस मुख्य नदी के बाद इनकी और सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां इनमें आकर के मिलती हैं। ठीक है, इनसे निकलती नहीं, इनसे मिलती हैं। तो गंगा और सिंधु में कितनी 14,000 नदी गंगा की, 14,000 नदी सिंधु की। फिर डबल करेंगे तो 28,000 नदी इधर रोहित, 28,000 रोहितास्या। फिर 56,000 हरित, 56,000 हरिकांता। फिर 1,12,000 सीता और 1,12,000 सीतोता। ठीक है, फिर इसके बाद कम करते चलेंगे तो फिर नारी 56,000, नरकांता 56,000। फिर इधर सुवर्णकूला 28,000, रूप्यकूला 28,000। फिर रक्ता 14,000 और रक्तोदा भी 14,000। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक ये अपन ने कल समझ लिया था। अब देखें इसमें भरत क्षेत्र को देखें अपन। ठीक है, इसमें अब किसको देखेंगे? भरत क्षेत्र को। ये जो सबसे नीचे का दक्षिण भाग है ये भरत क्षेत्र है। हम सभी लोग इसी भरत क्षेत्र में रहते हैं। हम सभी लोग कहां रहते हैं? इसी भरत क्षेत्र में। तो इस भरत क्षेत्र के अब 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3 भाग। एक भाग हो गया गंगा नदी के इस तरफ, एक गंगा नदी के इस तरफ और एक सिंधु नदी के इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे 3 भाग हो गए। अब इसके बीचों बीच एक पर्वत आता है। इसके बीचों बीच एक पर्वत आएगा यहां से। इस पर्वत का नाम है विजयार्घ पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? विजयार्घ पर्वत। जो चक्रवर्ती होता है वो चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतने के लिए जाता है, ये 6 खंड हो गए हमारे। इसमें से ये जो बीच का है ये आर्यखंड है और ये 5 मिलित खंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये हो गए 5 मिलित खंड। ठीक, बीच का आर्यखंड और ये 5 मिलित खंड। तो ये 6 खंड अपने हो जाते हैं। चक्रवर्ती इन 6 खंडों का अधिपति होता है। ठीक है, जो नारायण होते हैं वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। तो जब ये चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के लिए जाता है तो इसी विजयार्घ पर्वत से उस तरफ जाता है। इसी विजयार्घ पर्वत में इधर 2 गुफाएं बनी हुई हैं। देखें, ये ध्यान से देखें, ये जो नदी यहां से निकली पद्म तालाब से, ये यहां नीचे गिरेगी और नीचे गिर करके ये बीच में विजयार्घ पर्वत आ गया। तो इस विजयार्घ पर्वत में इधर गुफा बनी है। ये विजयार्घ पर्वत 50 योजन गहरा है। गहराई इसकी कितनी है? 50 योजन की। तो 50 योजन की गुफा है वो। उस गुफा में से विजयार्घ पर्वत की गुफा में से ये गंगा नदी निकलेगी। और इसी तरह से इधर भी 50 योजन है, तो यहां पर भी एक गुफा से ये सिंधु नदी निकलेगी। एक गुफा का नाम है तमिश्र गुफा और एक गुफा का नाम है खंड प्रपात। ठीक है, ये है तमिश्र, जो सिंधु नदी निकलती है, संभवतः ये तमिश्र है, तमिश्र गुफा। ठीक है, और एक है खंड प्रपात, इसका नाम है खंड प्रपात। तो ऐसे ये 2 गुफाएं इधर बनी हुई हैं, उनसे ये नदियां निकलती हैं, इस तरफ आती हैं। एक और अपन ने देखा होगा, जब भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती पूरे 6 खंड की विजय प्राप्त कर लेता है तो एक पर्वत है, उस पर्वत पर अपना नाम लिखता है। वो पर्वत कौन सा है? वृषभाचल पर्वत। वो वृषभाचल पर्वत कहां होता है? वो वृषभाचल पर्वत होता है, ये जो अपन ने आर्यखंड इधर देखा, इस आर्यखंड के ऊपर वाले मिलित खंड में। ठीक है, इस खंड में। तो यहां पर ये बीचों बीच, यहां पर ये वृषभाचल पर्वत हो गया।
ठीक है, ये यहाँ ये वृषभाचल पर्वत। आर्य खंड के ठीक ऊपर वाले मिलिच खंड में वृषभाचल पर्वत होता है। जो भरत चक्रवर्ती आदि राजा होते हैं चक्रवर्ती, वो जब पूरे 6 खंड को जीत लेते हैं तो वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, ये भरत क्षेत्र क्लियर हुआ। भरत क्षेत्र के अब 6 खंड हो गए। 6 खंड कैसे हो गए? एक गंगा नदी निकली, एक सिंधु नदी निकली और बीच में विजयार्घ पर्वत आ गया। तो अब क्या हो गया? विजयार्घ पर्वत के आने से 3 खंड ऊपर और 3 खंड नीचे। जो नीचे वाला दक्षिण दिशा का नीचे वाला जो बीच का खंड है वो आर्य खंड कहलाता है, बाकी 5 मिलिच खंड कहलाते हैं। ठीक है, बीच में ये विजयार्घ पर्वत है। इस विजयार्घ पर्वत पर क्या है? इस विजयार्घ पर्वत पर 110 नगरियां बनी हुई हैं। विजयार्घ पर्वत पर 110 नगरियां बनी हैं। ये विजयार्घ पर्वत 25 योजन ऊंचा है। तो ये जब इसकी 10 योजन की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर नगरियां हैं। उन नगरियों में विद्याधर राजा लोग रहते हैं। जो विद्याधर होते हैं वो लोग इन विजयार्घ पर्वत पर रहते हैं। ठीक है, 110 नगरियां हैं। ये जो नगरियां हैं ये अपने भारत देश से भी कई गुना बड़ी हैं। बहुत बड़ी बड़ी नगरियां हैं और अनेक वैभवों से संपन्न हैं। ठीक है, तो ये विजयार्घ पर्वत पर होते हैं 110 नगरियां। अब अगला सूत्र देखें। यहां से यहां तक क्लियर हो गया। एक प्रश्न आया, गुफा फिर से देख लें। एक गुफा गंगा नदी जब निकलेगी तो यहां से गुफा से निकलेगी विजयार्घ पर्वत के अंदर से होते हुए, तो वो खंड प्रपात गुफा है। और एक सिंधु नदी भी इस विजयार्घ पर्वत को बीच में से क्रॉस करके निकलेगी, वो तमिश्र गुफा कहलाती है। एक कल प्रश्न आया था, कोई चंद्रकांता जी हैं, उन्होंने प्रश्न डाले थे, बहुत सारे 3-4 प्रश्न डाले। अब जो उनका प्रसंग आ गया इसलिए बोल रहे हैं कि क्या ये नदियां जब ऊपर से गिरती हैं तो क्या वाटरफॉल जैसी गिरती होंगी? बिल्कुल वैसे ही गिरती हैं। ये 100 योजन का ऊंचा पर्वत है। 100 योजन ऊंचे पर्वत से ऊपर से गंगा नदी गिरती है। तो जब गंगा नदी गिरती है तो यहां पर जब जहां गिरती है, जहां उसकी गंगा की मोटी धार गिरती है, वहां पर एक अपनी अकृत्रिम जिन प्रतिमा बैठी हुई है। उस जिन प्रतिमा के मस्तक पर गिरती है। उस जिन प्रतिमा के मस्तक पर गिरती है और वहां से गिर करके फिर उसकी अनेक धाराएं बन जाती हैं। फिर वो सारी धाराएं मिल करके यहां से पूरे मिले लवण समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा में ये कहा जाता है कि गंगा नदी भागीरथी वहां से निकली, आकाश से लेकर के आए थे जो भागीरथी मुनि थे, और वो आकाश से जब आई तो उसको झेलने वाला कोई नहीं था। तो जो शिव शंकर जी हैं उन्होंने अपनी जटाओं में उस गंगा नदी को लिया और फिर उस जटा से फिर गंगा नदी बाहर अपने पृथ्वी पर आई। अपने यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक अकृत्रिम जिन प्रतिमा अपनी बैठी हुई है। उस अकृत्रिम जिन प्रतिमा के मस्तक पर ये पूरी धारा गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। ये जो तालाब हैं, ये तालाब कैसे हो जाएंगे? ध्यान से देखें, ये 500 योजन चौड़ा तालाब है, तो ये पर्वत कितना चौड़ा है? कल प्रश्न आया था ये कि ये पर्वत तो आपने 100 योजन का बताया और 100 योजन के पर्वत पे 500 योजन का तालाब कैसे हो जाएगा? देखिए 100 योजन पर्वत की ऊंचाई है। 100 योजन पर्वत की ऊंचाई है। फिर जब 100 योजन ऊपर जाकर के ये पर्वत का विस्तार कितना है? ये पर्वत का विस्तार 1052 सही 12/19 योजन है। इसका अपन अभी लगाएंगे, अगला सूत्र देखें उसमें इसका वर्णन आएगा। ठीक है, यहां तक अपना हो गया। अब आगे अपन सूत्र के हिसाब से चलेंगे, सारे विषय आते जाएंगे और सभी हम समझाते जाएंगे। देखें अगला सूत्र जो है सूत्र नंबर 24। अब इसमें भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? उच्चारण करें, भरतः षड्विंशति पंचयोजन सत विस्तारा षड्चैकोन विंशति
भागायोजनस्य भरतः षड्विंशति पंचयोजनशत विस्तारः षड्चैकोनविंशति भागायोजनस्य। यहां बता रहे हैं भरत क्षेत्र का विस्तार। देखें कौन सा विस्तार, चित्र में देखें, ये हमने देखा गोल है, तो चाहे यहां से यहां तक नापे तो भी 1 लाख योजन है, और ऊपर से नीचे तक नापे तो भी 1 लाख योजन पड़ेगा। व्यास तो बराबर होगा पूरे गोल का, चाहे यहां से कहीं से भी नापें, इधर तिरछे में नापेंगे तो भी 1 लाख आएगा, इधर से नापेंगे तो भी 1 लाख आएगा। तो इस जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है, 1 लाख योजन। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि जम्बू द्वीप यदि 1 लाख योजन का है तो ये भरत क्षेत्र कितना है। ये जो हमने इधर भरत क्षेत्र बनाया हिमवन पर्वत से लेकर के लवण समुद्र तक, ये हिमवन पर्वत हो गया, इस हिमवन पर्वत से लेके नीचे लवण समुद्र तक ये विस्तार कितना है भरत क्षेत्र का। तो अब सूत्र में लिखा भरतः यानी भरत क्षेत्र, षड्विंशति, षड यानी 6, विंशति यानी 20, 20 और 6 कितने हो गए 26। फिर पंच योजन शत, शत यानी होता है 100, कितना लिखा पंच योजन शत मतलब 500 योजन। ठीक है, तो 500 योजन ये और षड्विंशति 26 और, तो कितने हो गए 526। भरत क्षेत्र कितना है 526 योजन विस्तार है। और कितना है षड्च एकोनविंशति भागा योजनस्य, और 6 भागों में से 19 भाग, एक योजन के 6 भागों में से 19 भाग। देखें सत विस्तार षड्च एकोनविंशति, एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग, उल्टा बोल दिया हमने, 6 भागों में से 19 नहीं, 19 भागों में से 6 भाग। इसका विस्तार कितना निकला 526 सही 6/19। 526 योजन तो पूरा है, 526 योजन पूरा हो गया। फिर एक योजन के हम 19 भाग करें, उसमें से 6 भाग और, तो कुल कितना हो गया 526 सही 6/19। ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। भरत क्षेत्र कितना, इस हिमवन पर्वत से लेके लवण समुद्र पर्यंत। सूत्र को फिर से देख लें एक बार, भरता यानी भरत क्षेत्र, षड्विंशति यानी 26, पंच योजन शत विस्तार 500 योजन, 500 योजन ये और 26 ये, 526 योजन पूरा हो गया। फिर लिखा षड्च एकोनविंशति भागा योजनस्य, षड्च एकोनविंशति भागा मतलब योजनस्य, एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग। तो अपन लिखेंगे 526 सही 6/19 योजन। इतना है ये भरत क्षेत्र का विस्तार। देखें आप लोग शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कोई भी घर का काम करते हुए स्वाध्याय नहीं करें। स्वाध्याय करने बैठे हैं तो केवल स्वाध्याय ही करें, घर का काम नहीं करें। एक वीडियो हमारे सामने चल रही है, उसमें सारे बर्तन जमाए जा रहे हैं और मोबाइल रख दिया और उसमें अपने सुन भी रहे हैं। या यदि घर का कोई काम करना है तो वीडियो ऑफ कर दें, आप वीडियो ऑफ करें, ऑडियो आप सुनते रहें। आपको करना ही है तो, वैसे तो नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब स्वाध्याय है, आप केवल एक ही काम करें, केवल स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का पुण्य मिलेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कोई टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है और आप लोग देख रहे हैं, तो ये सामान्य कार्यक्रम जैसा हो जाएगा, वो स्वाध्याय का पुण्यबंध नहीं होगा फिर। ठीक है, देखें अब तो ये 526 सही 6/19। अब आगे देखें, अगला सूत्र लिखा तद्विगुण द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, तद्विगुण द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता।
अर्थ देखें, तद द्विगुण द्विगुण, यानी ये जो विस्तार बताया इसका दुगना दुगना करते चले। इसका क्या करना है? दुगना दुगना करते चले। किस किस को करना है? वर्षधर वर्षा। वर्षधर यानी पर्वत, और वर्ष का मतलब क्षेत्र। अपन ने सूत्र पढ़ा था, भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। वर्ष शब्द आता है क्षेत्रों के लिए और वर्षधर शब्द आता है पर्वतों के लिए। तो अब आगे के जितने पर्वत और क्षेत्र आएंगे उनका विस्तार दुगना दुगना करना है। ठीक है, कहां तक करना है? विदेहांता, विदेह क्षेत्र तक, उसके आगे नहीं, विदेह क्षेत्र तक। फिर विदेह क्षेत्र के बाद कैसा होगा? वो अगला सूत्र लिखा, उत्तरा दक्षिण तुल्या। अगला सूत्र क्या है? उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर की जितनी संरचनाएं हैं वो दक्षिण के समान हैं। ठीक है, पहले क्या बताया? भरत क्षेत्र का विस्तार बताया। फिर लिखा उन्होंने कि जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है इससे दुगना दुगना विस्तार करते चलें। ठीक, फिर विस्तार करने के बाद जब आप कहां तक विस्तार करेंगे? विदेह क्षेत्र तक। अब विदेह क्षेत्र तक पहुंचने के बाद फिर क्या करना है? फिर उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर की जो चीजें हैं वो दक्षिण के समान है। मतलब जो ऐरावत क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र के समान हो गया। जो इधर हिम्मन पर्वत है वो कौन सा हो जाएगा? इधर शिखरिन पर्वत के समान हो गया। इधर महाहिम्मन पर्वत होगा वो रुक्मी पर्वत के समान हो जाएगा। इधर जो हेमवत क्षेत्र है वो उधर हिरण्यवत क्षेत्र के समान हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपन को समझना है। अब देखें इनको लगाएं, कैसे लगाएंगे? देखें, यदि माना कि, ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, जोड़ ही करना है। जैसे माना कि अपन भरत क्षेत्र को एक माने। ठीक है, ये भरत क्षेत्र को हमने क्या माना? एक। तो ये जो पर्वत होगा पहला, कौन सा पर्वत है? हिम्मन। ये कितना हो जाएगा? यदि हम इसका भरत क्षेत्र का विस्तार एक मान लें तो इस हिम्मन पर्वत का विस्तार कितना हो जाएगा? 2। दुगना दुगना करना है तो दुगना दुगना करेंगे। तो यदि हम इसको एक मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कौन सा? ये पर्वत। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो क्षेत्र बनेगा, पर्वत के बाद क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बनेगा? हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 4। दुगना करना है, जितना पर्वत अब उस पर्वत से दुगना विस्तार क्षेत्र का। फिर अब जितना क्षेत्र का विस्तार उससे दुगना विस्तार पर्वत का, तो फिर ये जो पर्वत बनेगा ये हो जाएगा 8। देखें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम एक बार फिर से बनाए दे रहे हैं। क्या है? नदियां भी निकली हैं इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहां हम क्या लिख रहे हैं। 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, चलो अब देखें, इसमें अपन ने ये बनाया भरत क्षेत्र, वो हिम्मन पर्वत, फिर ये महाहिम्मन, ये निसर्ग, फिर ये नील, फिर रुक्मी और फिर ये शिखरिन। ठीक है, अब देखें इधर, अब समझ में आएगा। यहां ये बता रहे हैं यहां से लेके यहां तक का पूरा विस्तार 1 लाख योजन है। ठीक है, ये विस्तार कितना है? ये विस्तार है 526 सही 6/19। ठीक, अब यहां बता रहे हैं कि ये पर्वत जो है ये कितना चौड़ा है? ये पर्वत इस 526 का डबल है। ये हमने बनाया क्या है? 526 को इतना बड़ा बना दिया और पर्वत को हमने केवल एक लाइन खींची है। ये चित्र गलत है, ये चित्र गलत है। सही चित्र कैसा बनेगा ये आप लोग घर पे बनाना नाप करके। कैसे नाप करके बनाना है वो अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने यदि भरत क्षेत्र को 1 माना
1। तो ये हिम्मत पर्वत कितना हो जाएगा 2। फिर ये क्षेत्र कितना हो जाएगा, हिम्मत क्षेत्र कितना हो जाएगा 4। फिर ये महाहिम्मत पर्वत 8। फिर ये हरि क्षेत्र 16। फिर ये निषद पर्वत 32। फिर ये विदेह क्षेत्र 64। विदेहांता, विदेह तक करना है तो विदेह तक हम डबल करेंगे। पहला 1 था तो ये 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर ये 64 हो गया। फिर उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर की चीजें दक्षिण के समान हैं, तो ये पर्वत जो होगा ये कौन सा पर्वत होगा, नील पर्वत निषद पर्वत के समान, तो ये 32 हो गया। ये वाला जो रम्य क्षेत्र है वो यहां पर इसके समान हो जाएगा, हरि क्षेत्र के समान, तो ये 16 हो गया। फिर ये 8, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन को क्या करना है, इनको जोड़ो एक बार। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63। कितना हो गया 63। और ये विदेह क्षेत्र कितना है 64। और फिर ये ऊपर के भी कितने हो जाएंगे 63। तो कुल कितना हो गया 190। ठीक है, ये कुल कितना हो गया 190। ठीक है, अब हम जब गोला बनाएंगे पूरा, तो हम अब यदि सही बनाना है, सही चित्र जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि हम 190 सेंटीमीटर लें या 190 इंच लें। 190 इंच का डायमीटर लेकर के गोला बनाएं, या 190 सेंटीमीटर को लेकर के यदि हम गोला बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर निकलेगा अपना भरत क्षेत्र, 190वां भाग। यदि हम पूरा 190 बनाएंगे, 190 भाग करेंगे, 190 सेंटीमीटर ले लें, 190 सेंटीमीटर की खींचेंगे तो भरत क्षेत्र 1 सेंटीमीटर। फिर ये पर्वत निकलेगा 2 सेंटीमीटर। फिर ये हिम्मत क्षेत्र 4 सेंटीमीटर का बनेगा। फिर ये 8 सेंटीमीटर का बनेगा। फिर ये 16 सेंटीमीटर का बनेगा। फिर ये 32 सेंटीमीटर का बनेगा। ये 64 सेंटीमीटर का बनेगा। इस प्रकार से समझना है। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र से 64 गुना ज्यादा बड़ा है विदेह क्षेत्र। हम यदि 1 हैं तो विदेह क्षेत्र 64 है। कितना बड़ा होगा विदेह क्षेत्र, पर्वत को सामान्य मत माने। यदि हमारा भरत क्षेत्र 526 योजन है तो ये 1052 योजन है। 526 का डबल करें 1052, फिर इसको डबल करें तो ये जो दूसरा क्षेत्र बनेगा हिम्मत क्षेत्र, ये 1052 का डबल करें मतलब 2104 योजन। फिर ये पर्वत कितना हो गया 4208 योजन। बढ़ता जाएगा इसी तरह से। तो ये इस सूत्र में ये इन्होंने लिखा है कि ये जो भरत क्षेत्र आदि हैं ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। एक आगे सूत्र आएगा शायद इसमें 32-33 नंबर का है, उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है। देखें कौन सा सूत्र है, सूत्र नंबर 32, इसी अध्याय के सूत्र नंबर 32 को देखें तो उसमें लिखा भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भागः। भरतस्य विस्कंभो, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार का 90 भागा 190वां भाग है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, पूरे जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। कैसे करेंगे इसको एक बार देखें। पूरे जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है 1 लाख योजन। अब 1 लाख योजन में हम 190 का भाग लगाएं, ठीक है। 190 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया 5 बार, कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर कितने बचेंगे इधर 50, फिर ये 0, फिर कितना गया 2 बार 380, फिर कितना आया 120, फिर कितना गया 6 बार,
फिर कितना बचा 60, ये बिंदी से ये बिंदी चली गई तो 526 सही 6/19। इस तरह से निकलेगा ये 526 सही 6/19। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। इसीलिए लिखा है कि भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो भरत क्षेत्र का विस्तार जो है 526 सही 6/19, लेकिन ये पूरे जम्मू द्वीप का 190वां भाग है। ठीक है। जो लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी वो समझ जाएंगे। नहीं यदि समझ में आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं। कुछ महिलाएं होंगी जिन्होंने बहुत पहले मैथ पढ़ना छोड़ दिया होगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो आप इतना समझें। अपन को क्या समझना है इससे? अपन को ये समझना है कि जो हमारा ये भरत क्षेत्र है, यदि ये पूरा जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का है तो हम 500 योजन में रह रहे हैं। पूरा जम्मू द्वीप कितना है? 1 लाख। तो हमारा भरत क्षेत्र कितना है? हम 526 योजन में हैं। बस इतना समझना है। दूसरा ये समझना है कि ये जो हमने पर्वत की एक रेखा खींची है, ये रेखा एक इतनी पतली नहीं है, ये हमारे भरत क्षेत्र से दुगने विस्तार की है। जितना हमने भरत क्षेत्र बना दिया 526, ये पर्वत अब उससे डबल है, 1052 का है ये। फिर 1052 से डबल क्षेत्र बनेगा, मतलब हमारे भरत क्षेत्र से 4 गुना ज्यादा बड़ा है हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र से भी कितना ज्यादा गुना हो जाएगा बड़ा? हरि क्षेत्र। फिर हरि क्षेत्र से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा विदय क्षेत्र। विदय क्षेत्र हमारे भरत क्षेत्र से 64 गुना ज्यादा बड़ा है। ये अपन को समझना है। ठीक है। अब इसमें आगे देखें सूत्र। भरतैरावतयोर, पढ़ें, भरतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट् समयाभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। अब यहां बता रहे हैं, देखें, भरत ऐरावतयो यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में, ये जो भरत क्षेत्र है इस भरत क्षेत्र में और ऊपर ऐरावत क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि ह्रास किस चीज में होता है? हमारी आयु में, हमारे शरीर की अवगाहना में, ठीक है, और हमारे शरीर की शक्ति में। तो हमारे शरीर की शक्ति, आयु, अवगाहना बढ़ती है और घटती है। कब घटती है, कब बढ़ती है? षट् समयाभ्याम। षट् यानी 6, समयाभ्याम यानी कालों के माध्यम से, 6 कालों के माध्यम से। किसके हैं ये 6 काल? उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों के माध्यम से भरत और ऐरावत क्षेत्र में आयु, अवगाहना, शक्ति आदि में वृद्धि और ह्रास होता है। देखें, अब काल 2 प्रकार का होता है, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। ठीक है। उत्सर्पिणी किसे कहते हैं? जब हमारी आयु, अवगाहना, शक्ति बढ़ती है तो उत्सर्पिणी, और जब ये नित्य प्रति घटती है तो अवसर्पिणी कहलाती है। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पिणी काल चल रहा है। और इन दोनों ही कालों के 6 भेद हैं। उत्सर्पिणी के भी 6 भेद, अवसर्पिणी के भी 6 भेद। ठीक है। अब इस सूत्र में थोड़ा सा अपन काल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। काल क्या कहलाता है इसको समझ लेते हैं, फिर अपन इस पे आ जाएंगे। इधर 6 काल जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये 6 कालों का परावर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, और भरत ऐरावत क्षेत्र के भी केवल आर्यखंड में ही होता है, और नहीं होता कहीं। ठीक है। अब देखें अपन, ये अपन घड़ी बनाएंगे। अभी घड़ी कैसी बनानी है?
ध्यान से देख लें। एक अपना कल्पकाल होता है, वो एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ध्यान से देखें, अब अपन काल का परावर्तन कैसे होता है उसको समझ रहे हैं। तो अपन करेंगे कल्पकाल, ठीक है। ये जो कल्पकाल है ये इसके दो भेद करेंगे इस तरह से। एक है ये अवसर्पिणी और इस तरफ बनेगी उत्सर्पिणी, ठीक है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में क्या होगा, ये पूरा कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर, के एस लिखा हमने, के से कोड़ा, फिर के से कोड़ी और फिर सागर। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करते हैं तो 1 कोड़ा कोड़ी कहलाता है। 1 कोड़ा कोड़ी। सागर का प्रमाण अपन ने पहले देख लिया था जब नरक की आयु बताई थी कि एक सागर कितना होता है, असंख्यात वर्षों का। वो जो गड्ढा करना है उसमें बाल डालने हैं, फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालना है, वो सागर का प्रमाण है, ठीक है। अब ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का एक कल्पकाल। अब इस कल्पकाल के हम दो भेद करते हैं, एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी। तो 20 कोड़ा कोड़ी जो है ये दो भागों में बट जाएगी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पिणी, ठीक है। तो ये जो आज अवसर्पिणी काल चल रहा है, ये अवसर्पिणी काल कितना है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। उत्सर्पिणी काल भी कितना है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। अब आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, घड़ी में क्या होता है, कांटे लगे होते हैं इधर बीच में, ठीक है। 3 कांटे लगे होंगे, एक अपना घंटे का कांटा होता है या मिनट का या सेकंड का, तो यहां सबसे ऊंचाई पर है। फिर जब इस तरफ बढ़ता है तो कांटा कहां जा रहा है, नीचे की ओर कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कम हो रहा है। तो जहां हमारी आयु अवगाहना ये सब कम होती है उसको हम अवसर्पिणी कहेंगे। लेकिन जैसे ही कांटे इधर 6 पर आ जाएंगे और 6 से जब ऊपर चढ़ेंगे तो ये कहलाएगी उत्सर्पिणी। तो यहां से ऊपर चढ़ना प्रारंभ होगा। अब इधर अपन काल बनाएंगे, 12 अंक लिखेंगे जैसे घड़ी में लिखे होते हैं, लेकिन घड़ी नहीं बनानी है अपन को। इधर क्या बनाना है अपन को, काल बनाना है। काल कैसे होते हैं, इन 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों को 6 भागों में बांट दिया। 6 भागों को जब हम बांटेंगे तो पहला देखें इधर, पहला काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। पहला यहां से देखें, यहां से लेके ये 2 भाग हो गए, ठीक है। ऐसे ये अवसर्पिणी, ये उत्सर्पिणी। अब इस अवसर्पिणी में 4 कोड़ा कोड़ी का, यहां से लेके यहां तक 4 कोड़ा कोड़ी तक तो पहला काल है, ये पहला काल, ठीक। फिर यहां से 3 कोड़ा कोड़ी तक ये दूसरा काल, फिर 2 कोड़ा कोड़ी का ये तीसरा काल, ठीक है। ये 4 कोड़ा कोड़ी, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 4 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो निकल गए। कितने में, 3 कालों में। 3 कालों में 9 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया। अब कितना बचा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दें। कितना, 42,000। तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष, ये हुआ चौथा काल।
चौथा काल कितना है, एक कोड़ा कोड़ी सागर, और एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितने वर्ष कम कर दिए, 42,000 वर्ष कम करके ये हमारा क्या बन गया, चौथा काल। अब जो 42,000 कम किए वो बच गए 42,000। अब वो 42,000 जो बचे हैं उस 42,000 में देखें इधर 21,000 के दो भाग करेंगे, ये देखो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, ये 21,000 के, तो इधर बना ये पांचवा काल और ये बना ये छठवा काल, ठीक है, ये बना पांचवा और ये छठवा काल। तो फिर से देखें हम 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पिणी है, उसमें से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा। अब बची 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें 42,000 वर्ष कम करेंगे तो चौथा काल, और जो 42,000 वर्ष हैं उसको करेंगे तो उसमें से 21,000 का पांचवा और 21,000 का छठवा। इस तरह से अपन को समझना है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े, ये अब क्या हो गई अवसर्पिणी, अब इसी तरह से उत्सर्पिणी चलेगी। तो पहले ये छठवें से छठवा आएगा, फिर ये इधर 2 लाइन फिर खींच लें, तो ये 21 से फिर छठवा काल भी 21,000 का, फिर पांचवा काल भी 21,000 का, ठीक है, ये पांचवा काल और ये छठवा काल, फिर ये छठवा काल, इधर ये पांचवा काल। अब इसके बाद फिर से कोई चले, तो इधर ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, कौन सा काल हो जाएगा, चौथा काल, ये चौथा काल। फिर इधर वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, फिर ये तीसरा काल, फिर ये बनेगा इधर, फिर इधर ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का ये कौन सा काल हो जाएगा, इधर ये दूसरा, फिर इधर 4 कोड़ा कोड़ी सागर का ये फिर पहला काल। ये समझ में आ गया। इधर 4 कोड़ा कोड़ी सागर इधर पहला काल, 4 कोड़ा कोड़ी सागर इधर भी पहला काल होगा, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का इधर दूसरा, तो 3 कोड़ा कोड़ी का इधर दूसरा, 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा, तो 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा। इधर अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर बचे, उसमें चौथा, पांचवा और छठवा काल आएगा, तो 42,000 वर्ष कम कर देंगे 1 कोड़ा कोड़ी सागर में, तो वो चौथा काल हो गया। फिर जो 42,000 थे वो 21,000 का पांचवा और छठवा। इसी तरह से ये उत्सर्पिणी। अब देखें ध्यान से, अब अपने यहां भूमियों की 2 प्रकार की व्यवस्था है, कर्म भूमि और भोग भूमि। आप लोगों ने सुना होगा भोग भूमि होती है और कर्म भूमि। कर्म भूमि उसे कहते हैं जहां सठ कर्म करने पड़ते हैं, जहां पर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, नौकरी पे जाना पड़ेगा, दुकानदारी करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, ये सारे कर्म जहां करने पड़े वो कर्म भूमि। लेकिन जहां पर ये कुछ भी नहीं करना पड़े और जहां इच्छा मात्र करने से ही सारे भोगों की प्राप्ति हो जाती है, उसे हम कहते हैं भोग भूमि। वहां पर भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं और उन कल्प वृक्षों के माध्यम से बहुत सारी जो चीजें चाहिए हमको वो सब कुछ मिलेंगे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष हैं, उनसे भोजन मिलेगा। आलयांग जाति के कल्प वृक्षों से आलय यानी घर मकान मिल जाएगा। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष से वस्त्र मिल जाएंगे। भूषणांग जाति के कल्प वृक्षों से आभूषण मिल जाएंगे। तो सारी चीजें कल्प वृक्षों से मिलती हैं। उधर ना तो नौकरी पे जाना है, उधर ना अपन को खाना बनाना है, कुछ नहीं करना, केवल भोग ही भोग जहां रहते हैं वो भोग भूमि, और जहां कर्म करना पड़ता है उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। अब देखें ध्यान से, ये जो यहाँ 6 काल अपने चल रहे हैं, अवसर्पिणी के 6 काल या उत्सर्पिणी के 6 काल, इसमें प्रारंभ के 3 काल भोग भूमि के हैं। पहला काल भोग भूमि, दूसरा काल भी भोग भूमि और तीसरा काल भी भोग भूमि। ये 3 काल भोग भूमि के हैं। चौथा, पांचवा और छठवा काल कर्म भूमि का होता है। मोक्ष की प्राप्ति भोग भूमि से नहीं हो सकती, कर्म भूमि से ही होती है। ठीक है, तो कर्म भूमि कितनी हो गई? कर्म भूमि का पार्ट देखें, यहां से बनाए अपना ये वाला जो पार्ट अपन ने बनाया, ये इतना सा पार्ट, ये कर्म भूमि का, और ये पार्ट इतना
भोग भूमि का। देखें जरा कितना बड़ा पार्ट है जो भोग भूमि का है, जहां हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। भोग भूमियां जीव जितने होते हैं ये सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद उधर अणुव्रत या महाव्रत नहीं ले सकते। वहां के भोग ही भोग हैं, वहां ऐसे परिणाम नहीं बनेंगे कि वहां पर भोगों को छोड़ा जा सके। केवल कर्म भूमि ऐसी है जहां पर हम मुनि व्रत धारण करके कल्याण कर सकते हैं। अब उस कर्म भूमि में भी कितने के कूड़ा कोड़ी सागर की, मात्र 2 कूड़ा कोड़ी सागर की कर्म भूमि, 1 कूड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी की और 1 कूड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी की। उसमें भी केवल चौथे काल में मोक्ष होता है, 5वें और 6वें काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आज वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, इसीलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है। पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं? कोई भी काल मोक्ष जाने में बाधा नहीं करता। समय तो समय है, समय तो अपनी गति से चल रहा है, फिर हमें मोक्ष क्यों नहीं कहते? तो ऐसे ही है, पंचम काल में मोक्ष नहीं कहते। वो इसलिए है क्योंकि पंचम काल में हीन पुण्यात्मा जीव जन्म लेते हैं, उनके पुण्य कर्म तीव्र नहीं होता, उनके पुण्य कर्म के उदय नहीं होते, क्योंकि जो सहनन है, सहनन 6 प्रकार का है। 6 प्रकार के सहनन में से मोक्ष वज्र वृषभ नाराज सहनन से होता है, वो पुण्य प्रकृति है। और हम लोगों के पाए जाते हैं अंतिम 3 सहनन। अंतिम 3 सहनन अशुभ प्रकृति है, पाप प्रकृतियां हैं। तो हम पापी जीव यहां उत्पन्न हो रहे हैं, पुण्यात्मा नहीं है, इसलिए हम पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। बाकी काल कोई बाधा नहीं करता, काल द्रव्य उदासीन है, जो मोक्ष जाना चाहे वो जाए। लेकिन हम चाहते हुए भी हम उतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा सहनन ही नहीं है। हम वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले होते तो हम उतनी तपस्या कर सकते थे, उतना हम कर्मों की क्षय करने की विशुद्धि बना सकते थे, लेकिन उतना हमारे कर्मों का, हमारे पाप कर्मों का उदय है, पुण्य कर्म की हीनता है। इसलिए पंचम काल 6वें काल में मोक्ष नहीं है, केवल चौथे काल में होता है, क्योंकि चौथे काल में 3 सहनन पाए जाते, 6 सहनन पाए जाते हैं। अब इधर अपन देखें, अवसर्पणी में आयु घटती है, शरीर घटता है, शक्ति घटती है, तो कैसे घटती है ये अपन देखें। हम जो पहला काल है वो उत्तम भोग भूमि कहलाता है। भोग भूमि के 3 भाग करेंगे, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। ठीक है, उत्तम भोग भूमि में ध्यान से देखें। अब उत्तम भोग भूमि में शरीर की जो ऊंचाई है, शरीर की ऊंचाई 3 कोस, शरीर की ऊंचाई कितनी है? 3 कोस। ये प्रारंभ में, जब यहां पर प्रारंभ होगा पहले काल का, तब 3 कोस, तो धीरे 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 घटते घटते दूसरे काल के प्रारंभ में बचेगी 2 कोस, फिर घटते घटते फिर 2 कोस से बचेगी 1 कोस। 1 कोस कितना बताया था हमने? 2000 धनुष का। 1 कोस कितना है? 2000 धनुष। यदि हम धनुष में देखें तो जो पहले काल के मनुष्य थे उनकी मनुष्य की ऊंचाई 6000 धनुष की थी। 6000 धनुष का मतलब 1 धनुष 4 हाथ का, और हाथ को यदि वर्तमान में फीट में लगाएं तो 6 फीट का। तो बताओ 6000 धनुष और 1 धनुष 6 फीट का, तो 36000 फीट का आदमी होता था। आज अपन लोग रह गए 5 फीट के, तो 36000 फीट उस समय के शरीर की ऊंचाई थी। धीरे धीरे ये घटती गई, ये 2 कोस बची, फिर धीरे धीरे घटती गई तो 1 कोस बची, 2000 धनुष, फिर और घटी तो जो अपने चौथे काल में आदिनाथ भगवान हैं वो 500 ही धनुष के रह गए, 500 धनुष। ठीक है, फिर और घटी तो 500 धनुष से जो महावीर भगवान आए वो तो 7 हाथ के ही रह गए। अब अपन लोग जो हैं, अपन लोग मुश्किल से 4 हाथ के हैं, और 7 हाथ से भी घट गई, 4 हाथ की बची अभी। ये पंचम काल के अंत तक कितनी बचेगी? पंचम काल के अंत तक बचेगी 1 हाथ की, मतलब 6वें काल में 1 हाथ के जीव रहेंगे। समझ में आ गई? तो ये अपनी अवगाहना शरीर की घट रही है। आयु देखें, आयु कितनी घट रही है? जो पहले काल के जीव थे उनकी आयु 3 पल्ले की होती है, उनकी आयु 3 पल्ले की। फिर ये घटी तो ये 2 पल्ले रह गई, फिर और घटी तो 1 पल्ले रह गई,
फिर और घटी तो एक पूर्व कोटि। एक पल्य होता है असंख्यातों वर्षों का और एक पूर्व कोटि। पूर्व कोटि को लिख लें, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। ऐसे 1 करोड़ पूर्व, उसको बोलते हैं एक पूर्व कोटि। फिर से सुने, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग। कहां लिख दें? ऊपर का मिटा दें, ठीक है, ये मिटा दे रहे ऊपर का, इधर का। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, ठीक है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। देखें, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, ठीक। फिर यही 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व। कोटि यानी करोड़, 1 करोड़ पूर्व मतलब 84 लाख गुणे 84 लाख गुणे 1 करोड़। इतनी सी आयु रह गई। अब आप कहेंगे इतनी सी इसलिए कह रहे हैं, देखने में तो ये अपन को आज बड़ी लग रही है, लेकिन जहां पल्यों की आयु है वो तो असंख्यातों वर्षों की है। उस अपेक्षा से ये आयु घटती गई, पहले 3 पल्य, फिर 2 पल्य, फिर 1 पल्य, फिर 1 पूर्व कोटि, और फिर अंत में आते आते चौथे काल के अंत में 120 वर्ष मैक्सिमम आयु बताई गई। चौथे काल के अंत तक 120 वर्ष। अब हम लोग पंचम काल में आज वर्तमान की स्थिति देखें, आज एवरेज आयु 70 वर्ष तक रह गई। 70, 75, 80, इससे ज्यादा आदमी ही, अपन स्वयं ही इच्छा छोड़ देते हैं कि बस अब हमारा हो गई आयु पूरी, अब हमें जीना ही नहीं है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। 70, 75, 80 तो बहुत हो गया। तो और धीरे धीरे ये छठवें काल में घट करके मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से शरीर की शक्ति भी घटती है। शरीर की शक्ति कैसे घटती है? शरीर की शक्ति ऐसे घटती है कि देखें ध्यान से, जो पहली भोग भूमि के जीव हैं, ये पहली भोग भूमि के जीव 3 दिन के अंतराल में आहार करते हैं। 3 दिन का अंतराल, ठीक है। और इनका भोजन कितना सा होता है? कितना सा, एक छोटे से, ठीक है, हर्र होती है, वो एक छोटा सा दाना, इतना सा दाना खा लिया। अब इसको खाने के बाद 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी, भूख ही नहीं लगती। इतनी शक्ति होती थी शरीर में। कितना बड़ा शरीर है वो, शरीर देखो 3 कोष का शरीर है, लेकिन भोजन की मात्रा इतनी सी, वो भी 3 दिन के अंतराल में। फिर जब दूसरा काल आया तो दूसरे काल में ये मात्रा बढ़ करके इतनी हो गई, ठीक। और ये अंतराल घट गया, 3 दिन से 2 दिन हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब तीसरा काल आया तो ये और ज्यादा बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं हर्र, बहेड़ा और आंवला। जो आंवला का फल होता है या बेर का फल होता है, तो ये बेर जैसी छोटा सा इतना सा खा लिया, ये दूसरे काल में। तीसरे काल में आंवले जैसा आहार लेंगे। और इधर एक अंतराल, 1 दिन का अंतराल है, मतलब आज खाया कल नहीं खाएंगे, परसों फिर खाना पड़ेगा, शक्ति घट गई। चौथे काल में हर दिन भोजन होता है, उसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी। पंचम काल में तो दिन भर ही खाते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए। और छठवें काल में और स्थिति बिगड़ जाएगी, भूख तो बहुत लगेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। छठवां काल दुखमा काल। इन कालों के नाम हैं सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। ऐसे इन कालों के नाम हैं। जहां सुख ही सुख है ये पहला काल, जहां सुख है वो दूसरा काल, जहां सुख ज्यादा है दुख कम है वो तीसरा काल, चौथे काल में दुख ज्यादा सुख कम वो चौथा काल,
पंचम काल सुख है ही नहीं, दुख है वो पंचम काल, और छठवां काल दुख ही दुख है वो छठवां काल। अब इसी तरह से ये हो गई अपनी अवसर्पणी घटते क्रम में। अब इसी क्रम से ये आगे बढ़ेगी उत्सर्पणी में। तो जो ये हमारी चीजें घटी हैं, शरीर घटा, हमारी आयु घटी, हमारी शक्ति घटी, वो चीज यहां से छठवें काल के बाद बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये बढ़ना प्रारंभ होगी उत्सर्पणी तक। ये पूरा भोग भूमि का क्षेत्र है। कितना क्षेत्र हो गया भोग भूमि का काल? 9 कोड़ा कोड़ी सागर इधर के और 9 कोड़ा कोड़ी सागर इधर के। मतलब यहाँ ये जो चौथा काल समाप्त होता है उत्सर्पणी का, उसके बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक कर्म भूमि नहीं आती। फिर 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक कितना लंबा काल हो गया। फिर जितने जीव उत्पन्न होंगे वो सब भोग भूमियां कहलाएंगे और वहां मोक्ष प्राप्त करने का कोई साधन नहीं, संयम ग्रहण नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन तो है, लेकिन सम्यक दर्शन अकेले से कुछ नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से होता है। तो चारित्र अंगीकार भोग भूमि में नहीं होता, चारित्र तो कर्म भूमि में होता है। और कर्म भूमि के चौथे काल में ही ये संभव है कि वहां पर 6 सहनन पाए जाते हैं। तो जो उत्कृष्ट सहनन वाला होता है वो कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष चला जाता है। तो ये भरत क्षेत्र जो अपन ने बताया, भरत रावत वृद्धि ह्रास, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होता है। किसके माध्यम से? 6 समयाभ्याम, 6 कालों के माध्यम से। ये वो 6 काल हो गए, ये ह्रास हो गया, ये यहां से वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये 6 कालों के माध्यम से किसके हैं वो 6 काल? उत्सर्पणी अवसर्पणी भ्याम, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के। उत्सर्पणी के 6 काल, ये अवसर्पणी के, ये उत्सर्पणी के। अवसर्पणी के 6 कालों में ह्रास होता है, उत्सर्पणी के 6 कालों में वृद्धि होती है। किस किस चीज में वृद्धि ह्रास होती है? हमारी आयु में, अवगाहना में, शरीर की शक्ति में। ये अपना इस सूत्र से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो आपको काल परावर्तन की दे दी। अब ये जो काल परावर्तन होता है पूरे भरत क्षेत्र में नहीं होता, पूरे भरत क्षेत्र में नहीं है। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, 5 मिलिच खंड और 1 आर्य खंड। केवल आर्य खंड में ही होता है, मिलिच खंड में काल का परावर्तन नहीं होता। विजयाद पर्वत में भी काल का परावर्तन नहीं होता। ठीक है, वहां क्या होता है? वहां हमेशा चौथे काल की व्यवस्था चलती है। जैसा ये चौथे काल का परावर्तन है आर्यखंड में, वहां भी हमेशा चौथा काल रहेगा। वहां ना तो पहला, दूसरा, तीसरा आएगा, ना 5वां, 6वां आएगा। वहां हमेशा चौथा काल है, मतलब हमेशा कर्म भूमि चलती है। कहां पर? मिलिच खंड में और विजयाद पर्वत पर। अब प्रश्न ये हो सकता है कि चौथा काल भी तो बहुत लंबा है, इसमें प्रारंभ में 500 धनुष की अवगाहना है और लास्ट में 7 हाथ की है। तो वो जो मिलिच खंड है उसमें कौन सी होती होगी? उनकी अवगाहना 500 धनुष की मानेगी, 7 हाथ की। तो इसमें ऐसे समझना चाहिए कि जब यहां पर आर्यखंड में 500 धनुष की अवगाहना होगी, आर्यखंड में तो परिवर्तन होना है, तो वहां पर भी 500 धनुष की होगी। यहां पर घटते घटते 7 हाथ की हुई, तो वहां पर भी 7 हाथ की हुई। लेकिन जब आर्यखंड में 6वां काल आ जाएगा, लेकिन यहाँ 7 हाथ ही रहेगी, ये नहीं घटेगी। अब ये 7 हाथ पे स्थिर हो जाएगी। फिर ये इधर से घटते घटते 1 हाथ तक पहुंचेगी, फिर 6वां काल, फिर 5वां काल, फिर से उत्सर्पणी का चौथा काल आएगा। तो 7 हाथ से अब फिर दोनों बढ़ेंगे 500 धनुष तक। ठीक है, फिर 500 धनुष के बाद यहाँ भोग भूमि शुरू हो जाएगी, ये 500 धनुष पे स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या चौथा काल उधर हमेशा चौथा काल चलेगा। तो कौन सा चलेगा? आर्यखंड के चौथे काल के समान उतार चढ़ाव केवल होता है, बाकी रहेगा उधर चौथा। इधर पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएगा, उधर चौथा काल स्थिर हो जाएगा। तो क्या फिर वहां क्या क्षेत्र ही ऐसा है कि वहां धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जहां के लोग धर्म नहीं करते, जहां के लोगों को धर्म करने के भाव नहीं होते, उनको मिलिच कहते हैं। और जहां के पुरुष चारित्रवान होते हैं, सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित होते हैं, उनको हम आर्य पुरुष कहते हैं। तो आर्य खंड में धर्म है, मिलिच खंड में धर्म नहीं। मिलिच खंड में केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं। जिनका जन्म होगा वो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, और जब तक वो उस क्षेत्र में रहेंगे तब तक वो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि
कि कोई मिलेच्छ खंड का जीव हमारे आर्यखंड में आ जाए। पैदा तो मिलेच्छ खंड में हुआ, लेकिन वहां से यदि आर्यखंड में आ जाए तो फिर वहां का जीव जो आया है वो अब मुनि बन सकता है, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं जा सकता। मोक्ष फिर भी नहीं जाएगा, मुनि बन सकता है। विजयार्थ पर्वत के जो जीव हैं, जो विद्याधर कहलाते हैं, अनेक विद्याओं से सहित होते हैं, उन जीवों का क्या है, वो जीव विद्याएं छोड़ दें, विद्याओं का त्याग कर दें तो मुनि बन सकते हैं, और मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं। तो विद्याधर मोक्ष भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, विद्याओं को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मिलेच्छ खंड वाला जो जीव है वो यदि मिलेच्छ खंड में रहता है तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, और यदि मिलेच्छ खंड छोड़ दे, आर्यखंड में आ जाए तो यहां सम्यक दृष्टि महावृत्ति तक बन सकता है। ठीक है। जो हमारे भरत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती होते हैं, इनकी 96,000 रानियां होती हैं। उन 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां मिलेच्छ खंड से आती हैं, 32,000 रानियां विजयार्थ पर्वत से आती हैं, और 32,000 रानियां आर्यखंड की होती हैं। तो आर्यखंड में, मिलेच्छ खंड में यदि इस तरह का परिवर्तन हम नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ की रानी की ऊंचाई अलग होगी, वहां की रानी की ऊंचाई अलग होगी, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती की अवगाहना 500 धनुष की और उसकी रानी की ऊंचाई हो सकता है 7 हाथ की आएगी फिर वो, या इधर शांतिनाथ भगवान 40 धनुष के थे तो उधर उनकी 500 धनुष की होगी, तो ऐसे राजा रानी का खेल ही बिगड़ जाएगा। तो उधर क्या स्थिति है, जैसा इधर आर्यखंड में परिवर्तन होगा वैसा ही परिवर्तन मिलेच्छ खंड में होगा चौथे काल का। लेकिन चौथे काल के उपरांत मिलेच्छ खंड में स्थिर हो जाएगा, यहां पर परिवर्तन चलता रहेगा। और क्या होता है, जब इधर ये उत्सर्पणी, जो अभी अवसर्पणी चल रही है, अवसर्पणी का 6वां काल जब नष्ट होगा, 6वां काल लास्ट आएगा, तो 6वें काल के अंत में प्रलय आती है। इधर क्या होगा, प्रलय आएगी, और उस प्रलय में पूरा आर्यखंड नष्ट हो जाएगा। उस प्रलय में कैसा होता है, जैसे ही 6वें काल का अंतिम समय आएगा, अंतिम दिन, उसके 49 दिन पहले से 7-7 दिन की 7-7 कुवृष्टियां होती हैं, बहुत तेज। जैसे आज टेम्परेचर अपना 47, 48, 49 होने लगा है, अब ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते देखना आप 90 डिग्री और 80 डिग्री हो जाएगा। आने दो उस 6वें काल का अंत, तो आग बरसेगी। आज हम लोग बाहर निकलते तो ऐसा कहते हैं, अरे बाहर तो आग बरस रही है। ये आग नहीं है, ये तो अभी सामान्य टेम्परेचर है। आग उस समय कहलाएगी, बिल्कुल आग, अग्नि बरसेगी, जहर बरसेगा, वहां से पत्थर की बरसात होगी, विष जहर की बरसात होगी। तो ऐसे 7 प्रकार की कुवृष्टियां 7-7 दिन तक होंगी। फिर जब 49 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर 7-7 दिन सुवृष्टियां होंगी। अच्छा, पहले अच्छे पानी की बरसात होगी, केसर की बरसात होगी, दूध की बरसात होगी, अमृत की बरसात होगी। तो ऐसे फिर 7-7 दिन तक 49 दिन सुवृष्टियां होती हैं। फिर उसके बाद अपना अब उत्सर्पणी प्रारंभ हो जाती है। जो हम लोग पर्युषण पर्व मनाते हैं भादों का महीना में, भादों सुदी पंचमी से, वो भादों सुदी पंचमी जो दिन है वो 49 दिन की सुवृष्टियों के बाद पहला दिन है। ये जो 49 दिन की कुवृष्टियां प्रारंभ होती हैं ये यहाँ पर जेठ बदी दशमी से प्रारंभ होती हैं। जेठ बदी दशमी से प्रारंभ होंगी कुवृष्टियां, 49 दिन तक चलेंगी, और फिर उसके बाद सुवृष्टियां श्रावणवदी एकम से प्रारंभ होंगी सुवृष्टियां। तो श्रावणवदी एकम से लेके भादों सुदी चतुर्थी तक चलेंगी। पूरा सावन का महीना, भादों का कृष्ण पक्ष पूरा, और 4 दिन शुक्ल पक्ष के। तो पूरा सावन का महीना 30 दिन का, फिर भादों के महीने कृष्ण दिन के 15 दिन, तो 30 और 15 45, और 4 दिन के चतुर्थी तक के 4 दिन, ये 49 दिन तक सुवृष्टियां। तभी जब ये सुवृष्टियां हो जाती हैं और सुवृष्टियों के बाद पृथ्वी बहुत अच्छी हो जाती है, तब यहाँ जो जीव इस प्रलय से बच जाते हैं वो फिर धर्म का माहौल बनाते हैं, धर्म की जय जयकार करते हैं, अपने पुण्य की सराहना करते हैं कि हम पुण्यशाली हैं, हमने जो धर्म किया था उस धर्म के कारण से हम जीवित बच गए, सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए। तब जाकर के वो उत्तम क्षमा आदि जो 10 लक्षण पर्व हम लोग मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये उसी दिन से प्रारंभ हुआ है। प्रलय अनादिकालीन है, ये 10 धर्म भी अनादिकालीन है। अब ये पुण्यात्मा जीव बच कैसे जाते हैं,
ये बच ऐसे जाते हैं कि जो आर्यखंड में पुण्यात्मा जीव होते हैं उन पुण्यात्मा जीवों को कुछ देव ऊपर से आते हैं और देव यहां से उठा करके ले जाते हैं कहां, विजयाद पर्वत पर। और विजयाद पर्वत पर जाकर के उधर की गुफाओं में, उधर की नगरियों में छुपा देते हैं उनको, जब तक इधर कुवृष्टियां चलती हैं। कुवृष्टियां और सुवृष्टियां चलेंगी, मतलब 49 और 98 लगभग 100 दिन, 3 महीने 3.5 महीने तक उनको इस पृथ्वी से दूर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रलय आने वाली है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो जो पुण्यात्मा होंगे, जिनकी आयु ज्यादा होगी, जिन्होंने धर्म कार्य ज्यादा किया होगा, देव उनकी सुरक्षा के लिए आते हैं और देव यहां से उठा ले जाकर के उनको विजयाद पर्वत पे ले जाएंगे। जब यहाँ सुवृष्टियां हो जाएंगी तो वो देव इनको वापस यहीं छोड़ देते हैं। जैसे आज कोरोना महामारी का कितना ज्यादा संकट चल रहा है, तो ये सारे मजदूर या प्रवासी लोग सब छोड़ करके अपने घर वापस आ रहे हैं, और जब सब माहौल सही हो जाएगा तो फिर यहां से भाग जाएंगे, फिर अपने मुंबई चले जाएंगे। जो विदेश में है वो फिर विदेश में जाएंगे। तो विदेश नहीं, शरण तो अपना देश ही है, अपनी जगह ही रहना चाहिए। अब हम जा रहे हैं कुछ समय के लिए, वो एक अलग बात है। तो जो पुण्यात्मा जीव होते हैं उनको देवलोक विजयाद पर्वत पर ले जाते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने 27वां सूत्र ये देख लिया काल परावर्तन का। अब इसके बाद अपन देखेंगे अगला सूत्र, देखें 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है, इन्होंने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का बता दिया कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 समयों के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता है। तो उसके आगे क्या है, उसके आगे बताया ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता। पढ़े, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिता। ताभ्याम अपरा, ताभ्याम का मतलब होता है उन दोनों से, अपरा यानी विपरीत, उन दोनों को छोड़ दें। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ दें, बाकी जो भूमियां बची हैं वो अवस्थिता। अवस्थित का मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां क्या होगा, उत्सर्पणी से अवसर्पणी आएगी, पहले दूसरे काल से तीसरा काल आएगा, तीसरे से चौथा आएगा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवा, उधर कुछ नहीं होगा। बाकी जो पृथ्वियां हैं, बाकी कौन कौन सी बची, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र। अपने भरत और ऐरावत में भी 5 मिलेच्छ खंड और विजयाद पर्वत। तो ये जितने क्षेत्र बचे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इधर की भूमियां अवस्थित हैं। ठीक है, फिर आगे का सूत्र देखें 29 नंबर का, इन क्षेत्रों में कैसी व्यवस्था है, कौन सा काल माना जाए। तब अगला सूत्र लिखा, एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो, एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वका। एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वका। यहां बता रहे हैं एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियां, एक पल्योपम, द्विपल्योपम, त्रिपल्योपम, एक पल्य की, 2 पल्य की और 3 पल्य की स्थिति यानी आयु होती है। कहां होती है, हेमवतक, हेमवत क्षेत्र में, हारिवर्षक, हरिवर्ष क्षेत्र में और देवपूर्वका यानी देवगुरु में। अब ये देवगुरु क्या है इसको हम कल बताएंगे आपको, आज अपना समय हो रहा है। अभी सूत्र का अर्थ देख लें कि 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की आयु हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में और देवगुरु में होती है। ठीक है, तो यहां पर 1 पल्य की जहां आयु बता रहे हैं, 1 पल्य की आयु कौन से काल में होती है, तीसरे काल में। बोर्ड की तरफ देखें, 1 पल्य की आयु कौन सी काल में होती है, तीसरे काल में। इसका मतलब हुआ हेमवत क्षेत्र में तीसरा काल चलता है। 2 पल्य की आयु कहां होती है, दूसरे काल में। ठीक है, तो 2 पल्य की आयु यदि हरिवर्षक यानी हरिवर्ष क्षेत्र में, तो हरिवर्ष क्षेत्र में हमेशा दूसरा काल चलता है। और देवगुरु में 3 पल्य की आयु है, इसका मतलब है देवगुरु में हमेशा पहला काल चलता है। तो ऐसे अपन काल का परावर्तन बनाएंगे। यदि आप कहें तो 10 मिनट और पढ़ा दें, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट और देख लेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा, समझ में आ जाएगा। अब अपन वो देखें, ये हमने पूरा बना दिया। इसको बनाने के बाद अब अपन पूरे वो 7 क्षेत्रों पे चलेंगे अपने। इन
7 चित्रों में क्या स्थिति है क्लियर हो जाएगा आज ही। देखें ये अपना पूरा जम्मू द्वीप है, इसमें ये अपन ने पर्वत खींच दिए, ये हिम्मन, महाहिम्मन, निसर, नील, रुक्मी, शिखरिन। ठीक है, यहां पर अपना क्या है ये सुमेरु पर्वत। अब देखें इधर सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत आप लोगों ने कभी मंदिरों में मेरू देखे होंगे, उन मेरुओं से हाथी के दांत के समान पर्वत निकलते हैं। एक यहां निकलता है, एक यहां निकलता है, एक यहां ऐसा निकलेगा और एक यहां ऐसा निकलेगा। ऐसे 4 पर्वत निकलते हैं, इनको बोलते हैं गजदंत पर्वत। इनको क्या बोलते हैं? गजदंत पर्वत। ये गजदंत पर्वत जो हैं, इनके कारण से इस विदेह क्षेत्र के 2 भाग बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस नीचे वाले को कहते हैं देवपुरु, इसको क्या कहते हैं? देवपुरु। और ये ऊपर वाला कहलाता है उत्तर पुरु। ठीक है, जो इसमें लिखा है ना सूत्र में देवपूर्वका। अब देखें ध्यान से, हमने क्या देखा? देखें काल का परावर्तन देखना है, वो अपन को कैसे समझेंगे। यहां अपन ने ये विजयाग पर्वत बना दिया, यहां से ये पद्म तालाब बना करके इससे एक नदी निकली गंगा, ये नदी निकली सिंधु। ये आर्यखंड में कितने काल होंगे? 1 से 6 पूरे। ठीक है, मिलिज खंड में कितने होंगे? 4था काल। मिलिज खंड में 4था, सब जगह विजयाग पर्वत पर भी 4था। अब क्या लिखा है? एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हेमवतक, हारिवर्षक, देवपूर्वका। एक पल्ली की स्थिति हेमवत क्षेत्र में, तो एक पल्ली की स्थिति होती है तीसरे काल में, तो यहां तीसरा काल हो जाएगा। 2 पल्ली की स्थिति होती है दूसरे काल में, तो यहां दूसरा काल हो गया। 3 पल्ली की स्थिति होती है देवपुरु उत्तर पुरु में, ये पहले काल में, तो इधर पहला काल हो गया। फिर इधर उत्तर पुरु में भी पहला काल, फिर इधर दूसरा काल, इधर तीसरा काल। तो पूरे क्षेत्र को इन्होंने बता दिया कहां कौन सा काल चलता है। ठीक है, एक सूत्र और देखेंगे, तथोत्तराः। अगला सूत्र लिखा तथोत्तरा। तथोत्तरा का मतलब है तथा उत्तरा। जैसी व्यवस्था यहां है वैसी व्यवस्था उत्तर में, मतलब हेमवत क्षेत्र में यदि तीसरा काल है तो हिरण्यवत क्षेत्र में भी तीसरा काल, हरि क्षेत्र में दूसरा काल है तो रम्य क्षेत्र में भी दूसरा काल, देवपुरु में पहला काल होगा तो उत्तर पुरु में भी पहला काल होता है। विदेह क्षेत्र में क्या होता है? तो सूत्र लिखा विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है, मतलब हमेशा 4था काल रहता है। बस आज अपन इतनी करेंगे। अब इसमें क्या समझ लिया अपन ने? इसमें ये समझे काल का परावर्तन, 6 कालों का परावर्तन केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में होता है। बाकी पूरे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो 5 मिलिज खंड और एक विजयाग पर्वत है उनमें 4था काल ही रहता है। जो हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र यहाँ पर तीसरा काल है, हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र में दूसरा काल है, देवपुरु उत्तर पुरु में पहला काल है, पूरे विदेह क्षेत्र में हमेशा 4था काल रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं विदेह क्षेत्र बहुत अच्छा है, वहां पर अभी भी तीर्थंकर होंगे, अभी भी श्रुतकेवली होंगे, अभी भी केवल ज्ञानी होंगे। तो हम लोग ये इसीलिए 4थे काल को अच्छा मानते हैं। विदेह क्षेत्र में हमेशा 4था काल चलता है, उधर कभी ना पहला काल आएगा, ना 5वां काल आएगा, ना 6वां काल आएगा। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा आज हो गया, फिर आप लोगों की समझ में ही नहीं आएगा। आज जो पढ़ाया है हल्का सा कल उसका रिवीजन कर देंगे। ठीक, आज इतना ही। अब शंका समाधान